So welcome everyone. Welcome to this new lecture of covering entire polity through the real text of the constitution. तो आज हम यूनियन एग्जीक्यूटिव में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एटसेट्रा से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में रियल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है और कहाँ कहाँ यूपीएससी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन फंसा सकता है जो आपके एम लक्ष्मीकांत वगैरह के ट्रेडिशनल सोर्सेज से नहीं बन पाएंगे, राइट। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा होगा क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये वाले जो प्रोविजन है ये उतने ब्रॉड नहीं है। साथ में जो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वाला जो अलग से चैप्टर दिया हुआ है एम लक्ष्मीकांत में, उसको भी यहीं पे साथ में हम कवर करेंगे, राइट। इससे पहले जो लोग नए हैं उन्हें बता दें कि हम इतना सारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक, ठीक है, सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली द फिलोसफिकल एंड द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव के रिस्पेक्ट में हो, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। जो जिसे आप कहते हैं कि मेजर पॉलिटी यूपीएससी की दृष्टि से वो ऑलरेडी कवर हो चुकी है। आप जो है इसके जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके बाद ना प्रोसीजरल पार्ट रहता है जो अभी हम यहाँ कवर कर रहे हैं, और जनरली यूपीएससी की दृष्टि से ये थोड़ा, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट अभी तक माना जाता था। लेकिन जैसा 2023 का पेपर था, उसे देख के आपको लगता है कि यूपीएससी इज नाउ आस्किंग यू द क्वेश्चन जो कि एकदम सही मायनों में ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स और प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स पे वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं, तो हम इसे भी इग्नोर नहीं कर सकते। शुरू करते हैं। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में यहाँ से देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इज द टर्म काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, इज दिस मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? यस, दिस इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इन फैक्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज वाइडली यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट वर्ड उतना वाइडली यूज नहीं किया गया है। इनफैक्ट कैबिनेट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक ही बार आता है, ठीक है, और वो कहाँ? आर्टिकल 352 में, और वो भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। जो आपका इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजन है, उसमें ये प्रोविजन लाया गया था स्पेशली कि भैया 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये बात उसमें डाली गई थी कि अगर आपको नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट को प्रोक्लेम करनी है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को अगर लागू करना है, तो रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट की जरूरत होगी। तो ये वर्ड कैबिनेट आपको एक ही बार अपीयर होता हुआ देखने को मिलेगा, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत बार यूज हुआ है, राइट। दूसरी बात यहाँ से वो पूछ सकते हैं, देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ठीक है, क्लासिफिकेशन होती है और ये जनरल क्लासिफिकेशन है ठीक है। उनमें से कुछ होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, कुछ होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, कुछ होते हैं आपके डेप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है, डेप्यूटी मिनिस्टर, और कुछ होते हैं स्पेशल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दी गई है, राइट। तो स्पेशली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसमें नॉर्मली आपको इन्हीं तीन कैटेगरी के लोगों को कंसिडर किया जाता है। स्पेशल पार्लियामेंट्री जो सेक्रेटरीज है, नॉर्मली इन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कंसिडर नहीं किया जाता है। इन्हें एक तरीके से और इन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ओथ भी नहीं दी जाती है। ओथ नॉर्मली यही लेते हैं, उसमें भी इसमें, ठीक है, कोई कंफर्म नहीं है कि डेप्यूटी मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ओथ लेगा ही लेगा, ठीक है। काउंसिल डेप्यूटी मिनिस्टर अगर कोई मिनिस्ट्री का चार्ज होल्ड कर रहा हो, तो उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ठीक है, को की जो ओथ है वो दिलवाई जाती है। बट नॉर्मली जो कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, दे यूजुअली टेक द ओथ एज एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। और वो ओथ कहाँ पे मेंशन की गई है? वो थर्ड शेड्यूल में मेंशन की गई है। हमने ऑलरेडी ये सब चीजें पिछले सेशन में देख ली हुई है। तो यहाँ से ये बेसिक से क्वेश्चन आपसे सबसे पहले ये पूछेंगे। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है? आर्टिकल 74 कह रहा है कि भैया देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, ठीक है। दैट मीन्स कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। नाउ मेंस में एक क्वेश्चन आता है, मेंस में बहुत बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर इज इज फर्स्ट एमंग इक्वल्स, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इज फर्स्ट एमंग इक्वल्स, ठीक है। ये इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? भैया इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कुछ ऐसी है कि पार्लियामेंट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन इज ट्राइंग टू एंश्योर कि इंडिया में कोई भी लीडर डिक्टेटरशिप को अज्यूम ना कर ले। समझ रहे हो बात को? दिस इज वाई, अब अगर आपको मेंस में मान लो ये क्वेश्चन आ जाए कि प्राइम मिनिस्टर इज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स, तो पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज इक्वल। इट इज अ काउंसिल ऑफ इक्वल्स, इवन प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो इक्वल, बट ही इज फर्स्ट, first in matters of dialogue, first in matter of consideration of advice, first in matter of dissolution of council of minister। इन सारे मैटर्स में ये फर्स्ट है, बट इक्वल किन किन रिस्पेक्ट में है? भैया नंबर वन, वो आपको स्टेटमेंट में देगा कि प्राइम मिनिस्टर टेक्स द ओथ एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है,
एज अ प्राइम मिनिस्टर बिफोर द प्रेसिडेंट। मान लो अगर वो ऐसी स्टेटमेंट दे दे, नो, देयर इज नो ओथ स्पेशली फॉर द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर टेक्स ओथ एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द सेम ओथ जो कि कोई दूसरा मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेगा, वही ओथ प्राइम मिनिस्टर पे भी लागू होती है, नंबर वन। नंबर दो, जो एमोल्यूमेंट्स है, जो मेंशन है आपके सेकंड शेड्यूल में, प्राइम मिनिस्टर को जो भी आपके, ठीक है, जो सैलरी मिलेगी, एमोल्यूमेंट्स मिलेंगे, वो सेम है एज पर, ठीक है, जैसा आपको किसी भी दूसरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर को मिलेंगे, ठीक है, बेसिक वो सेम रहते हैं। हालांकि फिर बाद में जो उनके घर वर वगैरह मिलते हैं, गाड़ियां वाड़ियां, वो ठीक है, दे आर डिफरेंट प्रोविजंस, वो ठीक है, ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स एटसेट्रा, जो ठीक है ये रूल्स बने हुए हैं, वो उन रूल्स के अकॉर्डिंग उनको ये सब चीजें मिलती है, बाकी चीजें अदरवाइज, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो प्राइम मिनिस्टर का इक्वल है, इक्वल टू अदर, ठीक है, अदर मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट ही इज ऑल्सो फर्स्ट। फर्स्ट किन किन रिस्पेक्ट्स में, ये हम नीचे देखेंगे। अगला प्रोविजन इसका क्या कहता है कि प्रोवाइडेड दैट प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस either generally or otherwise, and president shall act in accordance with advice tendered after such reconsideration। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि भैया नंबर वन, प्रेसिडेंट के पास भी ये अथॉरिटी होगी कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कोई भी मैटर रेफर कर दे और बोले कि मेरी इस, है ना, इस एडवाइस को जो है कंसिडर करो, नंबर वन। नंबर दो, प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अगर कोई एडवाइस दी है प्रेसिडेंट को, तो वो उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, लेकिन अगर रिकंसिडरेशन के बाद विद द सेम टेक्स्ट एंड इफेक्ट वही एडवाइस आपको वापस भेज दी जाती है, तो प्रेसिडेंट को वो माननी ही पड़ेगी। समझ रहे हो बात को? तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन नहीं था। ये कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि भैया ये 44th अमेंडमेंट एक्ट मोरारजी देसाई के टाइम पे ये प्रोविजन यहाँ पे स्पेशली लाया गया, ठीक है, ताकि एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर की भी या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, जो एडवाइजरी पावर्स है, जो कि पहले कंप्लीटली बाइंडिंग बनी हुई थी, उसे एक तरीके से रिकंसिडरेशन के लायक बनाया गया कि प्रेसिडेंट मे रिक्वायर रिकंसिडरेशन ऑफ सच एडवाइस। तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बाद में ऐड किया गया। देन the question whether any and if so what advice is tendered by minister shall not be inquired into any court। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। तब तो आदमी बोलेगा कि भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की क्या डिसीजंस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजंस क्या किसी कोर्ट में इंक्वायर हो सकते हैं, ठीक है। नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो डिसीजंस होते हैं एक्चुअल में, जो फॉर एग्जांपल अगर कैबिनेट की कोई बैठक होती है, वो तब तक डिसीजन नहीं होते हैं जब तक प्रेसिडेंट उसे असेंट ना दे दे। समझ रहे हो? अगर प्रेसिडेंट ने उसे असेंट दे दिया है, दैट मीन्स दे आर डिसीजंस। उन डिसीजंस को, उन एग्जीक्यूटिव डिसीजंस को आप चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। बट जब तक प्रेसिडेंट ने उसे असेंट नहीं दिया है, दैट मीन्स मिनिस्टर उस पूरे प्रोसेस में, यहाँ प्रेसिडेंट है, यहाँ मिनिस्टर है, मिनिस्टर ने बस एड एंड एडवाइस किया है प्रेसिडेंट को, है ना। इस एड एंड एडवाइस को, इस एडवाइस को, अब ये एडवाइस हो सकता है कि लागू हुई हो, एडवाइस हो सकता है कि लागू ना हुई हो, इस एडवाइस को, खाली एडवाइस को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में। सो ये जो है, ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्लू है। नेक्स्ट आता है अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, ठीक है, जो मिनिस्टर्स के बारे में है, कुछ अदर प्रोविजंस है, यहाँ से भी वो क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ओथ वगैरह से रिलेटेड। पहली बात कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सही बात है, ठीक है, ये सभी को पता है कि प्राइम मिनिस्टर को और सारे मिनिस्टर्स को, इनफैक्ट सारे मिनिस्टर्स को जो है प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। नेक्स्ट आता है कि द टोटल मेंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15%। अगेन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये जो चीज है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे वो क्वेश्चन बना सकता है आपसे इसी अमेंडमेंट से कि भैया जो 91st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2003 में 91st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो यहाँ पे एक प्रोविजन डाला गया, सिर्फ यही नहीं, देखो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे। ये जो प्रोविजन है ये स्टेट और सेंटर के लिए डिफरेंट है, स्टेट और सेंटर के लिए डिफरेंट है, स्टेट का हम बाद में पढ़ेंगे। जो सेंटर के लिए प्रोविजन है, सेंटर के लिए प्रोविजन बनाया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोकसभा है, लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ की 15% ये कैप होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। इससे ज्यादा आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मेंबर नहीं बना सकते। समझ रहे हो? मान लो अगर 100 मेंबर्स है तो सिर्फ 15 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो लोग हैं वो उसमें बनेंगे, है ना। 550 मेंबर्स हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इसका 15% ही जो है हायर कैप होगी, अपर कैप। इज देयर एनी लोअर कैप फॉर सेंटर? नो, देयर इज नो लोअर कैप फॉर द सेंटर, बट स्टेट्स के लिए देयर इज अ लोअर कैप ऑल्सो। लोअर लोअर कैप क्या है? लोअर कैप है 12, और अपर कैप क्या है स्टेट्स के लिए?
15%। लोअर कैप है 12 मेंबर्स कि भैया मिनिमम 12 होने चाहिए स्टेट्स में, अपर कैप क्या है 15%। ठीक है, ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ, ये बाद में ऐड हुआ 91st, याद रखना है रखो, नहीं तो नहीं। ठीक है, स्पेशली जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके रिगार्डिंग भी इसमें एक नया प्रोविजन ऐड हुआ था, वो हम यहाँ पे अभी आगे देखेंगे 91st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है, देखो इंपॉर्टेंट ये इसलिए है, वाई बिकॉज 2022 में देयर वाज ए केस, ex chief minister of Goa, I'm forgetting his name, right? He was an MLA for 50 years and he was 5 times 5 or 6 times chief minister of Goa. उसको गोवा की सरकार ने लाइफ टाइम कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया। नाउ दिस थिंग वाज चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट, दिस गॉट चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट कि भैया आप लाइफ टाइम जो है कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा कैसे दे सकते हैं, राइट? इंपॉर्टेंटली ये जो चैलेंज हुआ था ये इस ग्राउंड पे नहीं हुआ था कि जो भी कैबिनेट मिनिस्टर होगा उसे ठीक है लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होना ही चाहिए, वो इस ग्राउंड पे नहीं हुआ था, समझ लो। चैलेंज कौन से ग्राउंड पे हुआ था, चैलेंज इस लिमिट के ग्राउंड पे हुआ था। ठीक है, गोवा की जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है वो है 15 मेंबर। ठीक है, अराउंड आई थिंक उसमें गोवा में 70 या 80 मेंबर्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो होगी। तो 15 मेंबर जो है ये इसकी अपर कैप है गोवा में, लोअर कैप क्या है 12। तो जैसे ही ये लाइफ टाइम मिनिस्टर का जो टैग है वो दैट वाज असाइन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, यार मैं उनका नाम भूल गया लेकिन आई थिंक पी से उनका नाम कुछ चलता है। ठीक है, जब वो टैग उनको दिया गया तो भैया इसे चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि इट इज क्रॉसिंग द लिमिट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, राइट? तो इसी ग्राउंड पे ये चैलेंज हो गया, दिस इज व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, यहाँ से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो नेक्स्ट इसमें चीज है दैट इज कि भैया देखो डिफेक्शन के रिगार्डिंग यहाँ पे एक प्रोविजन है। अगर कोई 10th शेड्यूल के तहत, अब देखो डिफेक्शन को 10th शेड्यूल को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, कोई इसमें नई जरूरत नहीं है डिफेक्शन को स्टडी करने की, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस डिफेक्शन लॉ। ठीक है, जो 10th शेड्यूल है बहुत बार ये स्टडी कर चुके हैं पिछले सेशन में भी, एक बार जाकर के पूरी सीरीज तब देख लो। तो 10th शेड्यूल में जो डिफेक्शन का प्रोविजन है, अगर आप डिफेक्शन के ग्राउंड पे क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, इफ यू आर गेटिंग डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, तो भैया इस डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई होने पे सिर्फ ये नहीं है कि आप एमपी बनने से डिस्क्वालीफाई होंगे ना, आप जो है यू विल सीज टू एग्जिस्ट एज ए मिनिस्टर एज वेल। अगर आप डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं तो आप मिनिस्टर भी नहीं बन सकते। अदरवाइज क्या होता है, यू कैन स्टे अ मिनिस्टर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर मैक्सिमम ऑफ 6 months इवन विदाउट बिकमिंग अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस। समझ रहे हो, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर मैक्सिमम 6 months तक इवन विदाउट बिकमिंग द मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस भी बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो आप क्लॉज डाल दिया, भैया अगर आपकी मेंबरशिप चली गई है कौन से ग्राउंड पे, है ना, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, अगर डिफेक्शन के ग्राउंड पे, दल बदल के ग्राउंड पे अगर आपकी मेंबरशिप चली गई है एमपी के तौर पे, तो भैया आप जो है एक मिनिस्टर भी नहीं रह सकते। ये बात ऐड की गई 91st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही, इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से वो क्वेश्चन बना सकता है आपको। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा खींचेगा यहाँ से, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं खींचेगा भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है डिफेक्शन का प्रोविजन बिकॉज हिमाचल प्रदेश असेंबली, ठीक है, और आपके स्पेशली महाराष्ट्र की असेंबली है ना, असम की असेंबली, यहाँ पे बहुत सारे डिफेक्शंस रिसेंट ठीक है केसेस में हुए हैं, कुछ मिनिस्टर्स भी डिफेक्ट किए हैं। तो इस ग्राउंड पे जो है ये आपके क्वेश्चन यहाँ से अच्छा बन सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। याद रखना इंपॉर्टेंट बात है भैया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्लैरिटी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेक्शन 8, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेक्शन 29, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेक्शन 100। ठीक है, ये कुछ सेक्शन है जहां पे अदर ग्राउंड्स पे भी डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर इंडल्ज्ड इन एनी करप्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, और इफ यू आर आई मीन कन्विक्टेड फॉर ए क्राइम फॉर मोर देन टू, है ना, विच कैरीज अ सेंटेंस फॉर मोर देन 2 years, तो आपको 6 साल तक, 6 साल तक कब से, जब आप जेल से रिलीज होंगे तब तक आपको डिस्क्वालीफाई कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, नाउ कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात नहीं लिखी गई है कि अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के बेसिस पे डिस्क्वालीफाइड है तो क्या आप
ठीक है, क्या आप मिनिस्टर बनने के लिए भी डिस्क्वालीफाई है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी कहीं नहीं है, लेकिन नॉर्मली फिर अगेन वही, जो इस ग्राउंड पे भी डिस्क्वालीफाई होते हैं उनको फिर कौन ही कैबिनेट मिनिस्टर, क्या है ना, कैबिनेट में स्थान देगा। लेकिन अगेन कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को बार नहीं करता है। ऐसी कई चीजें हैं जो आप जो है आगे देखेंगे और जिस पे क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन यूपीएससी ने उस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है पीवाईक्यू में, विद रिस्पेक्ट, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू एज ऑफ द मिनिस्टर। ठीक है, एज ऑफ द मिनिस्टर इज ऑल्सो नॉट प्रेस्क्राइब neither in the constitution nor in any statute. एज ऑफ एमपी इज प्रेस्क्राइब्ड, एमपी की मिनिमम एज, ठीक है, स्पेशली लोकसभा के लिए 25 ईयर्स है, बट दैट डज नॉट मीन, क्योंकि देखो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात जरूरी नहीं लिखी गई है कि आपको एक मिनिस्टर बनने के लिए एमपी बनना ही पड़ेगा पहले। एमपी मिनिस्टर बनने की पहली शर्त नहीं है। आप मिनिस्टर बनने के बाद भी एमपी बन सकते हैं, 6 महीने तक बिना एमपी बने भी आप मिनिस्टर रह सकते हैं, है ना। डज दैट मीन कि भैया 25 साल से कम उम्र का व्यक्ति भी 6 महीने के लिए मिनिस्ट्री का पद जो है वो संभाल ले? इस पे कॉन्स्टिट्यूशन में और ना ही किसी लॉ में ऐसा कोई भी केस नहीं मेंशन्ड है, समझ रहे हो। और ना ही ऐसा कोई मेंबर अभी तक बना हुआ है मिनिस्टर। ऑब्वियसली कौन बनाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा खड़ा, ठीक है, पॉलिटिकल रीजंस की, अगेन ये पॉलिटिकल रीजंस की वजह से नहीं बना है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली बार इट। ये कई इश्यूज हैं जो कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, हो सकता है जिसे इग्नोर किया गया होगा उस टाइम। देन मिनिस्टर शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ से सीधा वो क्वेश्चन आएगा। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब है कि भैया कोई जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, दैट इज इंडिविजुअल मिनिस्टर। Individual minister shall hold office during the pleasure of president. Here, the pleasure of president does not mean the individual pleasure of president. उसकी अपनी इच्छा नहीं है वो council of minister की इच्छा है. That means council of minister, especially the head of council of minister, prime minister, can ask president to remove any minister as well. Then, council of minister shall be collectively responsible to the house of people. Now, यहाँ पे वो आपको फंसाएगा, वो आपको क्वेश्चन में, ठीक है, स्टेटमेंट में देगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इनमें से किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पार्लियामेंट के लिए, ठीक है, या फिर लोकसभा के लिए। ऑब्वियसली लोकसभा जो है, ऑब्वियसली लोकसभा जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, इट इज अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली क्या कह रहा है कि वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा के लिए। लोकसभा में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है उनको रिमूव करने के लिए, है ना। अगर आपने पार्लियामेंट ऑप्शन चुन लिया, ब्रॉड ऑप्शन होगा, अगर लोकसभा की एब्सेंस में आपने पार्लियामेंट ऑप्शन चुन लिया तो वो भी ठीक होगा। लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा ऑफ इंडिया, तो आपको लोकसभा चुनना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। अगेन पार्लियामेंट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पार्लियामेंट में तो प्रेसिडेंट भी है, पार्लियामेंट में लोकसभा है, पार्लियामेंट में राज्यसभा है। कैन प्रेसिडेंट रिमूव, कैन प्रेसिडेंट रिमूव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन हिज ओन? कैन राज्यसभा रिमूव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन? नो। हु कैन रिमूव? लोकसभा can pass a resolution to that effect and the council of minister stands removed, then and there. Next आता है आपका कि before prime minister enters upon his office, president shall, यहां से भी अगेन वो क्वेश्चन पूछेगा कि president shall administer him oath of office। जब हमने देखो हमने क्या पढ़ा था, जब हमने पढ़ा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, तो वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवा रहा था? प्रेसिडेंट और एनी अदर अथॉरिटी, एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट टू दैट पर्पस, फॉर दैट पर्पस, समझ रहे हो। दैट मीन्स कि प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट की ओथ कौन एडमिनिस्टर कर रहा है? प्रेसिडेंट या फिर कोई भी दूसरा व्यक्ति जो कि प्रेसिडेंट ने उस पर्पस के लिए अपॉइंट किया हो। इवन जजेस, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उनकी भी जो ओथ है वो या तो प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करे या फिर एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट फॉर दैट पर्पस। बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हर मेंबर, जिसको भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर बनना है, उसे प्रेसिडेंट ही ओथ दिलवाएगा। ये एक बड़ा इशू था, कब? जब जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई, इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्ञानी जैल सिंह, आई थिंक ही वाज द प्रेसिडेंट, आई थिंक, राइट, यू विल कंफर्म इट। तो ही वाज ऑन अ फॉरेन टूर, और उनको फॉरेन टूर से वापस आना पड़ा इंडिया टू एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ राजीव गांधी जी, ठीक है। और उनके फॉरेन टूर से वापस आते आते ही राजीव गांधी जी को अपॉइंट कर दिया, है ना। बेसिकली कांग्रेस का जो उस टाइम का सिंडिकेट था, उन्होंने राजीव गांधी को एज अ, जो जो हेयर है, ठीक है, इंदिरा गांधी जी का, उसे घोषित कर दिया था। अदरवाइज, ठीक है, मतलब ये भी कयास लगाए जा रहे थे, ये जल्दबाजी में इसलिए भी हुआ, ठीक है। अगेन दिस इज अ पॉलिटिकल मैटर, आई वोंट, ठीक है, इसमें कोई अभी आई वोंट गिव अ प्रीमेच्योर स्टेटमेंट, बट यस, इसमें
पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के बहुत चांसेस थे उस वक्त। तो ये सब चीजें उस टाइम पे चली। दिस इज वाई, ठीक है, उस टाइम के प्रेसिडेंट को वापिस आना पड़ा टू एडमिनिस्टर ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इज ओथ मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? यस, थर्ड शेड्यूल, ये याद रखना है। अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव मंथ इज नॉट ए मेंबर। ये वही बात कि 6 महीने के अंदर किसी भी मिनिस्टर को, दैट मीन्स मिनिस्टर बनने के लिए आपका एमपी बनना जरूरी नहीं है, मिनिस्टर बनने के 6 महीने के अंदर आपको एमपी बनना पड़ेगा। समझ रहे हो? राइट। देन सैलरी एंड अलाउंसेस जो मिनिस्टर की है, सारे मिनिस्टर दैट मीन्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शैल बी सच एज पार्लियामेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिसाइड। पार्लियामेंट ने टाइम टू टाइम जो है मिनिस्टर की जो सैलरी है वो एमपी की सैलरी के बराबर फिक्स की है, प्लस उनके अलाउंसेस अलग से लिखे हुए हैं। ठीक है? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सैलरी होती है मिनिस्टर को वही सैलरी मिलती है। मिनिस्टर की इंडिया में कोई सेपरेट सैलरी नहीं है, उनको अलाउंसेस सेपरेट मिलते हैं। क्लियर? तो ये पार्लियामेंट ने फिक्स किए हैं, बट जब तक पार्लियामेंट फिक्स ना करे तब तक उनकी सैलरी कैसी होगी, जो सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड है। और पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि सेकंड शेड्यूल में किस किस की सैलरीज मेंशन्ड है और थर्ड शेड्यूल में किस किस की ओथ मेंशन्ड है। कुछ ही ऐसी अथॉरिटीज है, उसे हम जो है फिर से रिपीट नहीं करेंगे, अदरवाइज बहुत रिपीटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं यार, 20 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे। यहाँ से क्वेश्चन उन्होंने 2022 में सीडीएस में एक ट्रिकी पूछा हुआ था जिसमें वो खुद कंफ्यूज हो गए यूपीएससी वाले। पहली बात याद रखनी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ इंडिया। ये बात बिल्कुल सही है, राइट, नंबर वन। नंबर दो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड, नॉट द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के सबॉर्डिनेट एक ऑफिस होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो नॉर्मली जो है ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के एब्सेंस में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केसेस है उनको कहीं पे भी, ठीक है, कहीं पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे वो उन्हें फाइट कर सकते हैं। क्लियर? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी। थिंग इज कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, नॉट द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। नंबर वन, कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है? क्या खुद? नहीं, एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे। क्लियर? अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? जो सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए क्योंकि है ना चीजें बहुत मिक्सअप हो जाती है, अगर जो नए पॉलिटी में चीजें कवर कर रहे हैं चीजें बहुत मिक्सअप हो जाती है। कम से कम अभी के लिए ये याद रखो कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो क्वालिफिकेशन है, एज वाइज भी, ठीक है, क्वालिफिकेशन वाइज भी, वही क्वालिफिकेशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे लागू होगी। देन it shall be the duty of attorney general of india to give advice to government of india upon such legal matters। यहां से वो क्वेश्चन पूछेगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गिव्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट सीक एडवाइस फ्रॉम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हु इज लीगल एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट? इट इज आर्टिकल 143 के अंडर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेता है अंडर आर्टिकल 143, इसे हम आगे पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट को अटॉर्नी जनरल एडवाइस नहीं करता है, कौन किसको करता है? अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। क्लियर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो ये बात जो है आपको ध्यान में रखनी है। अगला कि इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शेल हैव राइट टू ऑडियंस इन। भैया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को पूरी इंडिया में किसी भी कोर्ट में राइट टू ऑडियंस वहां पे मिला हुआ है और किसी भी कोर्ट में वो जाकर के अपना केस फाइट, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे केस फाइट कर सकते हैं। अगेन वो कोई भी ऐसा केस नहीं ले सकते जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट हो, ये भी एक बात है, राइट। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कोई ऐसा केस, वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, यस दे कैन डू प्राइवेट प्रैक्टिस, लेकिन वो कोई भी ऐसा प्राइवेट केस नहीं लेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ हो। समझ लो, क्योंकि वो गवर्नमेंट के लीगल लॉयर है। देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, दैट मीन्स नो फिक्स टर्म। जब तक प्रेसिडेंट चाहे, दैट मीन्स जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहे तब तक उन्हें रिटेन कर सकते हैं, है ना। एंड सच एंड शैल रिसीव सच रेम्यूनरेशन एज प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। तो वो क्वेश्चन आपको देगा कि इनकी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, नहीं सैलरी ना, प्रेसिडेंट सेपरेटली विल डिटरमाइन वाया अ नोटिफिकेशन कि भैया इनकी इस इतने टर्म के लिए इनकी इतनी सैलरी होगी, तो वो सैलरी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल के लिए अलग से डिटरमाइन करते हैं। क्लियर? तो ये चीजें जो है थोड़ी ध्यान में रहनी चाहिए। देन कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो कंडक्ट, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिजनेस का मतलब है कि कामकाज कैसे चलेगा। अब ये कामकाज कैसे चलेगा, फॉर दैट पर्पज रूल्स आर मेड, ठीक है। उसके लिए ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल होता है और एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल होता है। एलोकेशन कहाँ है? हाँ, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल होता है। एलोकेशन माने कौन सी मिनिस्टर को कौन सी पोर्टफोलियो मिलेंगे, तो पोर्टफोलियो इन रूल्स में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है।
है ना। डिफेंस मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री, वो मिनिस्ट्री, ये कहाँ मेंशन्ड है, इन रूल्स में मेंशन्ड है। और ट्रांजैक्शन कैसी होगी, दैट मीन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करेगी, प्रेसिडेंट के साथ कौन कोऑर्डिनेट करेगा, जो मिनिस्ट्रीज के डिसीजन होंगे वो प्रेसिडेंट तक जाएंगे कैसे, ठीक है, वो पूरा प्रोसेस इन रूल्स में मेंशन किया गया है। वो रूल्स कौन फ्रेम करेगा, क्या प्राइम मिनिस्टर करेगा, नो, प्रेसिडेंट फ्रेम करेगा। प्रेसिडेंट फ्रेम करेगा ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऐसे जो रूल है वो बना सकता है, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी ऑथेंटिकेटेड इन सच मैनर एज प्रेसिडेंट may determine। क्लियर, भैया जो ऑर्डर प्रेसिडेंट इशू करेगा उनको ऑथेंटिकेट कैसे किया जाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट हर ऑर्डर में साइन नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी करेंगे, ठीक है, या फिर किसी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी करेंगे, ये माना जाएगा कि वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर है ना। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के सेक्रेटरी कर देंगे, ये माना जाएगा कि उस सेक्रेटरी के सिग्नेचर इज इक्विवेलेंट टू द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। तो वो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस भी प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बातें जो है अलग से लिखी गई है, क्लियर। तो ये मतलब ज्यादा उतना कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्या बचता है, ठीक है, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज अ रिस्पेक्ट ऑफ फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ, हाँ एक बात और, एक बात और, हमने ऊपर ये भी देखा कि भैया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये हम आगे प्रिविलेजेस में देखेंगे, यस ये हम आगे प्रिविलेजेस में देखेंगे कि इवन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी पार्लियामेंट में बोलने की इजाजत है। कुछ ऑफिसेज हैं, इन्हें हम आगे देखेंगे, राइट, इन्हें हम आगे देखेंगे। देन ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर की क्या ड्यूटी होगी, ये स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि भैया वो प्रेसिडेंट को सारे मैटर्स कम्युनिकेट करेंगे जो डिसीजन लिए गए हैं। फर्निश सच इंफॉर्मेशन जो कि प्रेसिडेंट में रिक्वायर हिम टू फर्निश, कि भैया आप जो है सबमिट करो हमें ये इन्फॉर्मेशन, प्रेसिडेंट में रिक्वायर सर्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, है ना, कि भैया इस पे आपका क्या स्टेटस है, गवर्नमेंट ने इस पे क्या काम किया, प्रेसिडेंट ऐसा पूछ सकते हैं। देन इफ प्रेसिडेंट सो रिक्वायर सबमिट फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच a decision has been taken by minister but which has not been considered by council of minister, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर ने कोई डिसीजन ले लिया बट वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा कंसिडर ही नहीं हुआ था, मिनिस्टर ने वो डिसीजन ले लिया, उसके सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन इशू कर दी, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उसे कंसिडर ही नहीं किया, राइट। तो प्रेसिडेंट स्पेसिफिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को या फिर प्राइम मिनिस्टर को बोल सकता है कि इस डिसीजन को कंसिडर करो और अपनी एडवाइस मुझे टेंडर करो, आई विल री ऑथेंटिकेटेड। तो ये सब चीजें है ना, बहुत नॉर्मल सी है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है, लेकिन ऊपर जो हमने चीजें पढ़ी वहां से अच्छे चांसेस है। आगे हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, आई थिंक ये शाम तक मैं इसका दूसरा लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, थोड़ी जो है इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज की जाएगी। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को अच्छे से कवर करने के बाद हमें स्टेट लेजिस्लेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं शाम वाले